अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? हमें उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे अपने घरों में। तो आज की क्लास 12th वालों के लिए हम डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस यूनिट में हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या जो नीट के रिलेटेड आपको जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम जो आपका सिलेबस है क्लास 12th में, दैट इज फर्स्ट हमारा आता है ग्रुप 15 से हमें स्टार्ट करना है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, वो नाइट्रोजन फैमिली में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था अबाउट नाइट्रोजन। हमने नाइट्रोजन पे डिस्कस किया है, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन क्या होती है, नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स हमने देखा था। हमने नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, अमोनिया को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमने डिस्कस किया है। तो आज हम इसका जो दूसरा पार्ट है ग्रुप 15 का, दैट इज फास्फोरस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है उसकी कितने एलिट्रॉपिक फॉर्म्स होती है। तो फिर हम आगे आगे से फास्फोरस के जो भी हैलाइड्स होते हैं या फास्फोरस की जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, ऑक्सो एसिड्स है, उन पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फास्फोरस जो हमारा है, फास्फोरस, ये ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन के बाद। अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें, सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट्स किस में आते हैं? ग्रुप 15 में। और हमने नाइट्रोजन की बात ऑलरेडी की है। आज हम बात करेंगे फास्फोरस। फास्फोरस जो है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, दैट इज हाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है। मींस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। ये इसकी पहली शेल हो गई, ये इसकी दूसरी शेल हो गई, और ये इसकी तीसरी शेल है, जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। और ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 + 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मींस अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8। 8 में से 5 इसके पास है, सो इट इज इन नीड ऑफ फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसकी तो हम बात आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो इलेक्ट्रॉप्स पे रहेगा। ठीक है, तो ये जो फास्फोरस हमारा है, सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रॉप्स किनको बोलते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कार्बन एंड कंपाउंड्स में एलोट्रॉप्स के बारे में, कि एलोट्रॉप्स हम बोलते हैं सिंपली डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ ए केमिकल एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट जब एग्जिस्ट होता है दो या दो से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो उस एलिमेंट्स की एलिट्रॉप्स होगी। जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि कार्बन के 3 एलिट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिंस्टर फ्लोरीन हो गया। ये सारे इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, इसके एमार्फस फॉर्म्स भी बहुत सारे, कोल है, चारकोल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एलिट्रॉप की। एलिट्रॉप जो होता है, किसी भी एलिमेंट, जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट होता है बहुत सारी फिजिकल फॉर्म्स में, ठीक है, यानी बहुत सारी फिजिकल फॉर्म्स में जब वो क्या होता है, जब वो एग्जिस्ट होता है, तो हम कहते हैं कि वो जो फॉर्म्स उनकी होती है, वो कहलाती है उसकी एलोट्रॉप्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फास्फोरस जो होता है, ये नॉर्मली कितने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो फास्फोरस जो हमारा है, ये यूजुअली 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। फास्फोरस जो है, ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स दिखाता है। तो कौन कौन सी? जो हमारा फास्फोरस है, this phosphorus exists in how many allotropic forms? Number first is white phosphorus. इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पे देखिए, रखिए। व्हाइट फास्फोरस हमारा एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। दूसरा हमारा हो गया रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। थर्ड वन हमारा हो गया ब्लैक फास्फोरस। और इसका एक फोर्थ टाइप भी है, हालांकि वो ज्यादा नहीं देखा जाता है, तो दैट इज वायलेट, वायलेट फास्फोरस। ठीक है, तो हम इन तीनों की बात करेंगे कि व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस जो होते हैं। चलो यहाँ पे हम पहले देखेंगे
कि ये जो फास्फोरस है, ये भी फास्फोरस से बना है, ये भी फास्फोरस का बना है, ये भी फास्फोरस का बना है, ये भी फास्फोरस का बना है। फिर हम क्यों बोलते हैं कि ये व्हाइट फास्फोरस हो गया है, रेड फास्फोरस हो गया है, ब्लैक फास्फोरस, इनकी इनमें डिफरेंस किस चीज की है, ठीक है, तो वो देखना है। तो डिफरेंस जो इनमें है ना, वो डिफरेंस किसकी है, स्ट्रक्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन सब जो ये हम एलिट्रोपिक फॉर्मल जो हम फॉर्मल नीचे दिखा रहे हैं, इन फॉर्मल्स में डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस किसका है, स्ट्रक्चर का, कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। उस स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने से ये एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, तो ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है, अगर हम इसका पहले देखेंगे कि इसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो व्हाइट फास्फोरस यूजुअली एग्जिस्ट होता है P4 की फॉर्म में, P4, ठीक है, वी कैन से टेट्राहेड्रल फॉर्म, ठीक है। तो व्हाइट फास्फोरस जो होता है ये पी फॉर्म की शेप में होता है, पी फॉर्म की शक्ल में हमें मिलता है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, 4 फास्फोरस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लाइक दिस, एंड दिस इज P4, ठीक है। अब अभी हम बात कर रहे थे कि जो फास्फोरस होता है हैविंग एटॉमिक नंबर 15, दैट इज 285, हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर कोई फास्फोरस, ये फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 5 जिसके पास है या 3 बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो ये फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, ये वाला 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 तो हर कोई फास्फोरस जो यहाँ पे होगा वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो वी कैन से कि इसको टेट्राहेड्रलिक फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 जो फास्फोरस होते हैं ये 4 कॉर्नर्स पे, एक जो हमारे टेट्राहेड्रॉन होता है 4 कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो मूविंग फर्दर, प्रोसीड फर्दर, व्हाइट फास्फोरस जो होता है, यहाँ पे जो एंगल होता है, इन बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होता है, देखो फास्फोरस जो है हमें पता है कि फास्फोरस के बाहरी जो शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मींस ये 5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, आप देखो कि अगर ये फास्फोरस है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 5 में से इसने कितने इस्तेमाल किए बॉन्डिंग में, 1 2 3, मीनस 5 में से इसने 3 इस्तेमाल किए हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो 5 में से अगर इसने 3 इस्तेमाल किए हैं तो बचे कितने, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीनस इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। फास्फोरस के पास टोटल कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से इसने 3 को इस्तेमाल किया, हर हर कोई फास्फोरस यहाँ पे 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को कोवेलेंट बॉन्ड में 3 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो होते हैं एज लोन पेयर। हमें पता है कि टोटल बॉन्ड कितने बनाए, 3, लोन पेयर कितने हैं, एक, 1 लोन पेयर। तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 3 + 1 हो गया 4, और जब भी वैल्यू 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो याद रखना है कि व्हाइट फास्फोरस में जो फास्फोरस होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3। कैसे निकाला हमने, हमने ऐसे निकाला कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेड, हर कोई फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, और तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 ये खर्च कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मींस एक लोन पेयर। तो 3 + 1 हो गया 4, और जब भी वैल्यू 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है इसको 11th में कि जब भी किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, वी कैन से कि उसकी शेप नॉर्मली क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट्स एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होना चाहिए, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लोन पेयर की वजह से रिपल्जन हो सकता है, चलो मानो कि 10 डिग्री और कम कर लो, एक्सपेक्टेड होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन लोन पेयर की वजह से रिपल्जन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्जन होने की वजह से चलो मान सकते हैं कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो सकता है। 100 डिग्री तो होना चाहिए, 95 तो होना चाहिए, 90 तो होना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि ये जो व्हाइट फास्फोरस है, ये जो P4 हमारा यूनिट होता है, इसमें बॉन्ड एंगल देखा जाता है 60 डिग्री। होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन कितना होता है 60 डिग्री, यानी बहुत ज्यादा कम। इस कम बॉन्ड एंगल के होने की वजह से क्या होता है कि इन एंगल्स में स्ट्रेन आ जाता है, दबाव आ जाता है, ठीक है। होना चाहिए था बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, लेकिन क्या हो रहा है कि बॉन्ड एंगल 60 डिग्री हो रहा है। तो आप खुद देखो, अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है,
स्प्रिंग इस तरह से आप इसमें फोर्स लगा रहे हो और स्प्रिंग को आप यहां ले आ रहे हो, तो स्प्रिंग चाहती है कि मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आऊं। इसी तरह से ये जो फास्फोरस के यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, इनमें बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन इनमें क्योंकि पास पास होते हैं यहाँ पे, और क्या होता है, एंगल स्ट्रेन यहाँ पे होता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, मीनस इनके बीच में जो एंगल होता है वो बहुत ही कम होता है, जिनसे ये स्ट्रेन में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, और ये चाहते हैं कि हम इन बॉन्डों को तोड़े और हम इस मॉलिक्यूल से बाहर निकले। तभी हम कहते हैं कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है हाईली स्ट्रेंडेड होता है, हाईली स्ट्रेंडेड होता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, हाईली रिएक्टिव होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, फास्फोरस की। क्यों? क्योंकि ये जो P4 हमारा जो यूनिट होता है, सिंगल यूनिट जो होता है, इसमें जो फास्फोरस होते हैं उनके बीच में बॉन्ड एंगल बहुत ही कम होता है। कितना होता है? अराउंड 60 डिग्री। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंगल स्ट्रेंथ, दीज एटम्स दे वांट टू ब्रेक सच बॉन्ड। तो ये इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये दबाव में होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड एंगल अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 60 नहीं होना चाहिए, 70 80 90 अगर होता तो ये थोड़ा सा स्टेबल होते, लेकिन 60 बहुत ही कम हो गया, जिससे ये फास्फोरस में फंसे होते हैं और चाहते हैं कि हम जल्दी से इस बॉन्ड को तोड़कर इस यूनिट से बाहर निकले। बिकॉज ऑफ दैट दे शो दे आर हाईली रिएक्टिव एंड दे शो लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस। पूछा जाता है, तो याद रखना है व्हाइट फास्फोरस जो होता है टेट्राहेड्रिक फॉर्म होता है। ये मैंने एक सिंगल यूनिट इसका दिखाया है, ठीक है। इसमें हर कोई फास्फोरस 3-3 बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन जब देखा गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री पाया गया, जिससे इसमें क्या होती है, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन स्ट्रेन देखा जाता है इन बॉन्ड्स के दरमियान, जिसकी वजह से ये फास्फोरस कोशिश करते हैं कि हम इन बॉन्ड्स को जल्दी से जल्दी तोड़े और हम इस यूनिट से बाहर निकले। दैट इज व्हाई दीज P4 यूनिट्स और दिस व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव। ओके, नाउ वी विल मूव टू रेड फास्फोरस। ये जो हमारा रेड फास्फोरस जो होता है अगर हम इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो हो गया हमारा व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे जो रेड फास्फोरस होता है ये पॉलीमेरिक चेन बनाता है। क्या बनाता है? पॉलीमेरिक चेन बनाता है। आप कंसंट्रेट यहाँ पे रखो अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बताने वाला। P4 यूनिट जो हमारा होता है, व्हाइट फास्फोरस जो होता है, सिंगल यूनिट में होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है? 3। आप यहाँ पे देखो इस वाले स्ट्रक्चर में, इस फास्फोरस से कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, ठीक। इस फास्फोरस ने 1 2 3, ठीक। इस फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2। इस फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 और 2। मींस इन दोनों को अभी एक और बॉन्ड बनाना बाकी है, क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इस फास्फोरस ने भी कितने बनाए हैं? 1 2 3। इसने भी 1 2 3। इन दोनों ने फिर से दो दो बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह से ये फास्फोरस जो होता है किसी और यूनिट से कनेक्ट होता है, ये फास्फोरस भी किसी और यूनिट से कनेक्ट होता है। तो इसी तरह से ये यूनिट्स जो होते हैं रिपीट हो जाते हैं। आपने पॉलीमर का नाम सुना होगा। पॉलीमर हम किसको बोलते हैं कि जब बहुत सारे रिपीटेड यूनिट्स कनेक्ट हो जाते हैं, जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। तो जो वो रिपीटेड मोनोमर्स जो होते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं तो वो एक बड़ी सी चेन बनाते हैं, एक बड़ा सा सब्सटेंस बनाते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज्यादा होता है, तो उनको पॉलीमर बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है कि ये जो यूनिट्स होते हैं फास्फोरस के, ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसको हम फिर कैसे दिखाते हैं? इसको हम इस शेप में दिखाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं n टाइम्स मीन्स ऐसे बहुत सारे infinite number of these P4 units combined together, in which every phosphorus tends to complete its octet by the formation of 3 sigma bonds और कोवलेंट bonds। तो स्ट्रक्चर जो है रेड फास्फोरस का इस तरह से है, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलीमेरिक चेन ये बनाते हैं, पॉलीमर्स। ये इसको आप मोनोमर मान सकते हो, ये एक मोनोमर हो गया है, दूसरा होगा। तो ये जो यूनिट्स होते हैं इनका रिपीटेड एडिशन हो जाता है, रिपीटेड addition of P4 units।
ठीक है, ये तो किसका स्ट्रक्चर हो गया, तो खुद देखो आप डिफरेंस क्या है, ये तो सिंगल यूनिट होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत सारे सिंगल यूनिट्स आपस में रिपीटेडली ऐड हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक चैन की शेप में यहाँ पे हमें क्या होता है, मिल जाता है। और ये जो दो फास्फोर्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, ये जो दो फास्फोर्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। एक और बात कि यहाँ पे अगर आप एंगल देखोगे, वो एंगल 60 से ज्यादा होता है, यानी जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे वो 60 डिग्री नहीं होता, क्योंकि ये थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, ये स्ट्रेंड ज्यादा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वी कैन से दैट ये जो यहाँ पे ये एटम्स होते हैं इनमें जो स्ट्रेन होता है वो ज्यादा नहीं होता, ये थोड़े से रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। रिएक्टिव होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इनसे ये कम होते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे स्ट्रेन उतना ज्यादा नहीं पाया जाता है, और इस स्ट्रक्चर में जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा इनके कंपैरिजन में अपने आप को स्टेबल पाते हैं, जिसकी वजह से ये उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। वी कैन से दीज आर रिएक्टिव बट नॉट एज हाईली रिएक्टिव एज व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे किसकी, ब्लैक फॉस्फोरस की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो हमारा रेड फॉस्फोरस है, जो हमारा रेड फॉस्फोरस है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था कि हाईली स्ट्रेंडेड है, तो वी कैन से नॉट सो स्ट्रेंडेड, यानी इसमें जो ये बॉन्ड एंगल होता है उसमें स्ट्रेनिंग ज्यादा नहीं होती है, इनमें ज्यादा वी कैन से दबाव ज्यादा नहीं होता है एटम्स का आपस में। इसके बाद हम बोल सकते हैं रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव बट नॉट so as compared to white phosphorus, यानी जितना हमारा व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव होता है उतनी रिएक्शन ये नहीं दिखाते हैं। ठीक है, और इनमें जो एंगल स्ट्रेंड होता है वी कैन से लेस एंगल एंगल स्ट्रेंड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप ब्लैक फॉस्फोरस की। ठीक है, तो उसके भी स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करेंगे। ये चीजें आपको बुक पे नहीं मिलेगी, मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। नीट के या एम्स के या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनमें ऐसी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बॉन्ड एंगल इतना है, एंगल स्ट्रेंथ बोलो सब में किस में ज्यादा है, कौन क्यों रिएक्टिव ज्यादा है, कौन कम रिएक्टिव क्यों है। ठीक है, तो थर्ड जो हमारा है दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। ये जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है इसका अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये हेक्सागोनल रिंग शेप्ड होता है। कैसे होता है, लाइक दिस, हेक्सागोनल रिंग शेप्ड होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक और रिंग होती है फ्यूज्ड। ठीक है, यहां से नीचे एक और रिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड होते हैं प्लेन से बाहर होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का आप कंपैरिजन किसके साथ कर सकते हो, यहां से और भी होते हैं। ये जो आपने यहाँ पे मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, ये इसी तरह से हेक्सागोनल रिंग्स होती है। इस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन आप ग्रेफाइट के साथ करा सकते हो, क्योंकि ग्रेफाइट अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, हम वहां पे स्ट्रक्चर में बोलते हैं कि ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह का कुछ यहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है किसका, ब्लैक फॉस्फोरस का। उसको हम बोलते हैं पकर्ड, पकर्ड रिंग। पकर्ड हम बोलते हैं नॉन फ्लैट, विच इज नॉट फ्लैट, जो फ्लैट नहीं होता है, जो फ्लैट नहीं होता, तो पकर्ड रिंग इसको बोलते हैं। इसी तरह से और भी हेक्सागोनल रिंग्स इसमें कनेक्टेड होती है, लेकिन ग्रेफाइट और इसके स्ट्रक्चर में ये फर्क है कि यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्लेन से बाहर होते हैं, वहां पे सारे बॉन्ड्स जो होते हैं ग्रेफाइट में प्लेन में होते हैं, यहाँ पे कुछ प्लेन में होते हैं और कुछ बॉन्ड्स यहाँ पे प्लेन से बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया है किसका, ब्लैक फॉस्फोरस का। और यहाँ पे अगर आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं होता है बॉन्ड्स में, जिसकी वजह से ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो सबसे पहली चीज कि व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेंथ, रेड फॉस्फोरस इज नॉट सो रिएक्टिव एज कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस बिकॉज देयर इज सम रिलैक्सेशन, there is not so much angle strength between the bonds, and black phosphorus, in black phosphorus
bond in the angle strand is not so much, we can say. So these are least reactive. Okay, now we will discuss some of the differences, particularly between white and red phosphorus, because it is often asked in exam, white और red phosphorus पे ज्यादा questions आते हैं, तो हम थोड़ी सी difference पे यहाँ पे बात करेंगे कि red और white phosphorus जो होता है इनकी main difference क्या है, how we can differentiate these two types of electropic forms from each other. ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ आया होगा. तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं व्हाइट फॉस्फोरस एक साइड से और दूसरे साइड से हम लेंगे रेड फॉस्फोरस. आई होप कि आप चीजों को साथ साथ नोट कर रहे हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे खास बात ये है, जितना आप लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको याद है. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस लिखने जा रहे हैं व्हाइट और रेड फॉस्फोरस. सबसे पहली डिफरेंस, जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना, इट इज अ वैक्सी सॉलिड. रिमेंबर दैट इट इज अ वैक्सी solid having soapy touch. वैक्सी सॉलिड होता है. वैक्स आपने देखा होगा कितना मुलायम होता है, नरम होता है. इसी तरह से जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस होता है, सोपी टच. आपने सोप से, उमूमन हम साबुन से नहाते हैं, तो जब भी हम सोप को लेते हैं बॉडी पे या हाथ में लेते हैं, तो कितना वो स्लिपरी दिखता है. वैसे ही आप फील कर सकते हैं व्हाइट फॉस्फोरस वैसा ही होता है, सॉलिड होता है, वैक्स की तरह होता है, सॉफ्ट होता है, हैविंग सोपी टच. और रेड फॉस्फोरस जो हमारा होता है, ये हार्ड होता है, इट इज ए हार्ड पॉलीमर. ये हार्ड होता है. ठीक है, इस तरह से दूसरी डिफरेंस हम बोलेंगे, अगर ये सॉफ्ट है, इट कैन बी कट विद अ नाइफ. के पास चाकू होगा, जैसे सोप होता है, सोप को आप कट करते हो नाइफ से, इजीली हो जाता है. इसी तरह से ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, इसको आप चाकू से काट सकते हो अच्छे से. एंड इट कांट बी, इसको आप नहीं, इट कांट बी कट विद अ नाइफ. हार्ड होता है तो उसको आप चाकू से काट नहीं सकते हो, इसको आप चाकू से काट नहीं सकते हो. ठीक है, एक और डिफरेंस है, स्लाइटली. ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, इट इज स्लाइटली soluble in water. पानी में ये बहुत ही कम डिजोल्व होता है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, बट हाईली soluble है, बट हाईली soluble in organic solvents. जो भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, लाइक बेंजीन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, उनमें ये अच्छे से डिजोल्व होता है. और जो हमारा रेड फॉस्फोरस है, ये क्या होता है, ये किसी भी में डिजोल्व नहीं होता है. ठीक है, we can say insoluble in all solvents. ना तो ये पानी में डिजोल्व होता है, ना तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में या ईथर में या बेंजीन में डिजोल्व होता है. अब बात यहाँ पे एक और चीज मैं आपको साथ ही यहाँ पे बताना चाहता हूँ अबाउट व्हाइट फॉस्फोरस. हमने अभी कहा कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव. क्यों? क्योंकि इसमें जो एंगल स्ट्रेन होता है, बॉन्ड एंगल बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये फॉस्फोरस चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इन बॉन्डों को तोड़ सके, इन बॉन्डों को तोड़ने की वो कोशिश करते हैं ताकि वो वहां से निकल जाए. तो ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, बिकॉज ऑफ दिस हाई रिएक्शन, जब इस व्हाइट फॉस्फोरस को आप ओपनली एटमॉस्फेयर में रखते हो, फ्री एयर में आप रखते हो, तो क्या हो जाता है, ये व्हाइट फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, आई विल राइट हियर, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, अगर आप एयर के साथ या ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है, अपॉन कंटैक्टिंग विद दिस व्हाइट विद एयर और ऑक्सीजन, ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में. येलो कलर में कन्वर्ट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाता है. ठीक है, यानी येलो कलर एलोट्रॉप नहीं है, बस इसकी एक वी कैन से कलर चेंजिंग इसकी एक प्रॉपर्टी है कि व्हाइट फॉस्फोरस जैसे ही आप खुला रखते हो ना कहीं पे, तो इसका कलर चेंज हो जाता है. मींस वी कैन से ये हाईली एक्सप्लोड होता है, हाईली विग्रेस होता है, वायलेंट हो जाता है, ये वायलेंट रिएक्शन दिखाता है जब ये एटमॉस्फेयर में एयर के साथ कांटेक्ट में आता है. तो पुराने जमाने में जो व्हाइट फॉस्फोरस है, मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं कि पुराने जमाने में, आजकल तो हम क्रैकर्स पटाखे वगैरह जलाते हैं, पुराने जमाने में क्या किया जाता, एक लोहा लिया जाता था. ठीक है, उसमें फिर क्या किया जाता था, इस व्हाइट फॉस्फोरस को पैकेट्स में भरा जाता था, फिर उस लोहे को फेंका जाता था हवा में, जिसकी वजह से ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता था, अपॉन कमिंग इन कंटैक्ट विद एयर, क्या हो जाता, ये ब्लास्ट हो जाता था. ठीक है, तो पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा नहीं थी, आज हमारे पास सेफ क्रैकर्स है,
लेकिन पुराने जमाने में क्या किया जाता, व्हाइट फॉस्फोरस को यूज किया जाता है एज क्रैकर, तो इसको लोहे में भरकर फेंका जाता था, तो अपॉन कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर ये ब्लास्ट हो जाता था, ठीक है, फट जाता था ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और भी हम कुछ डिफरेंस यहाँ पे बताएंगे व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के दरमियान। ये जो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, अभी हमने कहा था वैक्सी सॉलिड होता है, ठीक है, इसको आप नाइफ के साथ, चाकू के साथ काट सकते हो, सॉल्युबल पानी में बहुत ही कम होता है। तो अभी हमने कहा कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, इसको अगर एटमॉस्फेयर में जैसे ही इसका कंटेक्ट आ जाता है तो ये वायलेंट रिएक्शन दिखाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, तो इसको सबमर्ज किया जाता है पानी में। रिमेंबर दिस, इसको तभी पानी में ही रखा जाता है ताकि ये वायलेंट रिएक्शन ना दिखाए, ठीक है, क्योंकि पानी में ये ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है और जो रेड फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, जब भी इसकी रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्ट करता है विथ हैलोजेंस, ये रिएक्ट करता है विथ हैलोजेंस, जिनको हम यूजुअली X2 यानी X से डिनोट करते हैं। जो भी हैलोजेंस हमारे पास है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनके साथ ये रिएक्ट करता है विथ ए पॉप साउंड, विद ए पॉप साउंड, यानी उनके साथ रिएक्ट करके एक पॉप जैसी साउंड निकालता है। लेकिन जो हमारे जो रेड फॉस्फोरस है, ये क्या करता है, ओनली रिएक्ट विथ क्लोरीन अपॉन हीटिंग, ये बस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तब जब इसको हीट करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके वी कैन से अपॉन हीटिंग इट ओनली रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ठीक है। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाइट और रेड फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर से लिख रहा हूं, दिस इज माय व्हाइट एंड दिस इज रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने इस साइड से डिस्कस की हुई है। तो फिफ्थ वन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा वाला, इक्वस। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, तो ये जो P4 मेरा होता है, यानी इसको हम लिखेंगे व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, जब इसकी रिएक्शन होती है NaOH के साथ इक्वस, तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारा बनता है फॉस्फीन, एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, जो आपको पढ़ना है आगे, इसी में फॉस्फीन हमारा बनता है। और यहाँ पे कंपाउंड बनता है दैट इज NaH2PO2। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, जब भी व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन होती है इक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाते हैं, उसको बोलते हैं इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कास्टिक सोडा के साथ जब भी इसकी रिएक्शन होती है, एक तो हमारा फॉस्फीन बनता है, फॉस्फीन की यहाँ पे स्मेल है रॉटन फिश, बहुत ही बदबूदार स्मेल होती है, रॉटन फिश जैसी स्मेल आती है। और यहां से कंपाउंड बनता है NaH2PO2, इसको बोलते हैं सोडियम, इसका नाम याद रखो, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, फॉस्फीन बनता है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनता है। रेड फॉस्फोरस जो हमारा होता है, जो हमारा रेड फॉस्फोरस जो होता है, जब इसकी रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, वो भी इक्वस के साथ, इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं H4P2O6। H4P2O6 कब बनता है, जब रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, और इसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। रिमेंबर गाइस, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन होती है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। और व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन जब भी किसके साथ होती है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो ये कुछ हमने मेन डिफरेंस आपको बताई बिटवीन व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है, रेड फॉस्फोरस जो होता है रिएक्शन दिखाता है, रिएक्टिव होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इंशाल्लाह हम इस फॉस्फोरस के इस जो भी इसमें और टॉपिक्स है, लाइक रिएक्शंस ऑफ फॉस्फोरस, और वी कैन से हैलाइड जिसके है PCl3 PCl5 की हमें कुछ preparations पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है, and we have to discuss in detail some of the oxo acids of phosphorus. So inshallah we will discuss them in the coming lectures. Till then, take care and Khuda Hafiz.